मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। अब देखो, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसके ऋषि कौन थे? अथर्वा। लेकिन सभी वेदों का निरीक्षण करने वाले को क्या कहा गया? ब्रह्म कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्म। बात करें तो देखो, अथर्ववेद का एक उपवेद भी है। क्या है? अथर्ववेद का एक उपवेद है जिसका नाम है शिल्पवेद। कौन सा? शिल्पवेद। शिल्पवेद किससे संबंधित है? भैया, जैसा कि नाम से आप लोगों सभी को बोध हो रहा है, शिल्पवेद जो है वो किसी भी भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, ठीक है ना, इमारतें हैं, स्मारक हैं, इन सभी के निर्माण से संबंधित जिस वेद में हमें स्केल, है ना, कौशल, यानी कि किसी भी चीज के बारे में, निर्माण के बारे में जो विस्तार से जानकारी दी गई है वो हमें शिल्पवेद के अंतर्गत दी गई है। ठीक है ना। तो इसका अथर्ववेद का उपवेद कौन है? तो वो है शिल्पवेद। और शिल्पवेद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो शिल्पवेद के प्रवर्तक, शिल्पवेद के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है विश्वकर्मा। क्या नाम है? विश्वकर्मा। याद रहेगा सभी को। याद रखना, शिल्पवेद के जो प्रवर्तक हैं वो विश्वकर्मा है। ठीक है ना। और ये किसका है? ये अथर्ववेद का उपवेद है। इसके बाद में इस अथर्ववेद को सरल और आसान बनाया गया। जब आसान बनाया गया तो इसका उपवेद बन के सामने आ गया। उपवेद बनने के बाद में फिर इसे और आसान किया गया तो इसका आया ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, फिर बने इसका ब्राह्मण ग्रंथ। किसका? अथर्ववेद का। ठीक है। अब इसका ब्राह्मण ग्रंथ बने, और सरल करने के लिए क्या बने? ब्राह्मण ग्रंथ बने। और इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका है गोपथ। गोपथ ब्राह्मण। याद रहेगा सभी को। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम गोपथ है। ठीक है ना। इसके बाद में अथर्ववेद को, यानी ब्राह्मण ग्रंथ को, और आसान किया गया। जब आसान किया गया तो इसके बने फिर उपनिषद। क्या? उपनिषद। और उपनिषद कौन से बनते हैं? तो उपनिषद जो बनते हैं, अथर्ववेद के उपनिषद बनते हैं मांडक्यू, पिरसन। पिरसन उपनिषद। भाई उपनिषद आप लोग जोड़ लेना तो ठीक है ना। मांडक्यू उपनिषद, पिरसन उपनिषद, और इसके बाद में मंडूक उपनिषद। ठीक है। तो ये आप सभी नोट कर लेना। ठीक है ना। मंडूक नहीं, ठीक है ना। अब ये चीज आप लोग नोट कर लेना। ठीक है। कहीं कहीं पर देखो क्या है, ये मुंडक उपनिषद, और कहीं कहीं पर देखो ये मंडुक, मंडक, मुंडक, सॉरी, मुंडक उपनिषद भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब भैया अथर्ववेद, इनके अथर्ववेद के देखो उपनिषद बन गए। उपनिषद, मंडकी उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद। ठीक है। अब ये बन जाते हैं सरल भाषा में। इसके बाद में क्या होता है? इसके बनते हैं अथर्ववेद के फिर आर्ण्यक ग्रंथ। ठीक है। कौन से बनते हैं? आर्ण्यक। आर्ण्यक ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो देखो, अथर्ववेद का कोई भी लिख लेना, आप लोग भी पेपरों में पूछा जा सकता है, कोई भी
ठीक है ना, आरण्यक ग्रंथ नहीं है, यानी आरण्यक ग्रंथ नहीं है लिख देता हूं, ठीक है, बाकी आप नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में होता क्या है कि अथर्ववेद के ही एक सूक्त, देखो इसमें 731 सूक्त है और इसी 31 सूक्त में से एक है अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त, ठीक है, क्या है, पृथ्वी सूक्त। इसमें वैदिक राष्ट्रीय गीत, ठीक है, वैदिक राष्ट्रीय गीत, वैदिक राष्ट्रीय गीत की हमें उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, तो वैदिक राष्ट्रीय गीत का हमें उल्लेख मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मेरा समझाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि देखो पूर्व वैदिक काल में जो आर्य लोग थे वो थे कबीलों में, जनों में। भाई कबीलों को जन, और उन्हीं जन और कबीलों को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा गया, ये जो उत्तर वैदिक काल है इसमें है ना, जब हम सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं, तो जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो सामवेद और यजुर्वेद के बारे में जो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से भी जाना, क्योंकि वो जो जन थे ऋग्वेद काल के समय में, जो जन थे ना, वो उत्तर वैदिक काल के समय में क्या बन जाते हैं, जनपद, राज्य, ठीक है ना। तो जब इनका संकलन होता है सामवेद और यजुर्वेद का, तो उस समय कुछ राज्यों का भी उदय होता है, जो कि आर्य जन के जो लोग थे वो उन्हीं के राज्य थे। उनके बारे में हमने पिछली वीडियो के बारे में जाना था। अभी तक हमने जो जानने की कोशिश की है वो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जानने की कोशिश करी है कि जो आर्य जन लोग थे ना, आर्य जो लोग थे, उन्होंने इनका संकलन, ये जो वेद लिखे गए उनके, इन वेदों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमने आप लोगों से ज्ञान साझा किया। जैसे कि कितने मंत्र हैं, ऋषि कौन से हैं, इनके उपनिषद कौन से हैं, अन्य कौन से हैं, ग्रंथ कौन से हैं। अब जो हम जानेंगे वो जानेंगे आर्य जन के लोगों के ही बारे में। पहले जो हमने पिछली वीडियो में जाना था वो जाना था कि पूर्व वैदिक काल में आर्य जनों ने किस प्रकार से तो अपना विस्तार किया था और उनका संघर्ष किन किन अनार्यों के साथ में हुआ, ठीक है। अब उसी प्रकार हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे कि आर्य जनों का विस्तार किस प्रकार से था, सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था, धार्मिक जीवन किस प्रकार से था और आर्थिक जीवन किस प्रकार से था। तो ये सभी बातें कब जानेंगे, तो अब हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के दौरान ही। अब तक हमने क्या क्या जाना, अब जाना हमने सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। इसके बाद में हम जानेंगे आर्य लोग जो थे उनके विस्तार के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। और उसके बाद में हम क्या जानेंगे, ठीक है, तो वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करते रहेंगे। उसके बारे में हम जानेंगे इनके ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णयक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और पुराणों के बारे में भी हम आप लोगों से बारी बारी विस्तार से ज्ञान साझा करते रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब जो हम जानेंगे वो उत्तर वैदिक काल के आर्यों के विस्तार के बारे में जानेंगे, लेकिन कब, उत्तर वैदिक काल के समय में आर्यों ने अपना क्षेत्र विस्तार यानी राज्य विस्तार किस प्रकार से किया, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।